सबसे पहले जो हमारा द इंडिया वे की क्लास है, एक छोटा सा टाइम लेता हूं, पढ़ना नहीं है मुझे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडिया वे का ये चैप्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। इसका नाम है दिल्ली डॉगमा। दिल्ली डॉगमा जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 कहानियां एक साथ चलती हैं। तो जब मैं इस चैप्टर को खुद पढ़ रहा था तो खुद मेरे लिए ये इसको कंसाइज करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें भारत का इतिहास चल रहा था। इतिहास 2 पार्ट में चल रहा था। एक जब से अंग्रेज आए और उन्होंने हम भारतीयों का माइंडसेट चेंज करना शुरू किया। एक जो भारत का प्राचीन इतिहास है, जहां पर आचार्य चाणक्य भारत की राजनीति की आधारशिला रखते हैं। तो 2 तरह का इतिहास चल रहा है, एक तरह का विज्ञान चल रहा है, जहां पे आपने देखा कि इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट किया। इसके बाद चल रही है जो है वो विश्व पॉलिटिक्स चल रही है, यानी बहुत प्राचीन समय से ही जो है वो विश्व वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चल रही है, वर्ल्ड वॉर पहले से ही वो चल रही है। और चौथी चल रही है आईआर, यानी ये जो चैप्टर है द दिल्लीज डॉगमा, यानी कि दिल्ली की रूढ़वादी विचारधारा। दिल्ली का मतलब है भारत की राजधानी, जहां से भारत अपने विचार को पूरी दुनिया में लेकर जाता है। तो ये जो है वो 4 कहानियां एक साथ चल रही हैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। हिस्ट्री में भी 2 पार्ट चल रहा है, एक जो सो कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री है और एक जो भारत की एंशिएंट हिस्ट्री है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत खतरनाक होने जा रहा है। एक साइंस को कोट करते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कोट किया है। इसके साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, विश्व राजनीति। और चौथी जो चल रही है इसमें, वो चल रही है आपकी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जिसमें मल्टीपोलर कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था वो सेगमेंट है। और आपने देखा कि हमने जब क्लास की शुरुआत की थी द इंडिया वे की, तो वहां पर हमने बात किया था कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर 2 दिन पहले का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा कि ब्रिक्स में नए देशों को शामिल कर लिया गया है, पढ़ लिया सबने। अब उसमें जो हुआ, उसमें तमाम आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि उसमें कई जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती थी कि ब्रिक्स का जो है वो विस्तार हो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज एडवांस में पढ़ा दी है और वो देखना होगी, क्योंकि जैसे ये देश भारत के साथ जुड़ेंगे, इसमें अगर देशों को ध्यान से देखोगे तो इसमें पश्चिम एशिया के भी देश हैं, वेस्टर्न एशिया के। सबसे मजेदार बात है कि उनकी इकोनॉमी, इसी चैप्टर में कहते हैं एस जयशंकर साहब की उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होने जा रही है। वो जो उनका तेल का खेल है वो अब खत्म होने की कगार पे है, यानी वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिट कर रहे हैं और इस ट्रांजिशन के दौरान भारत उनको एक सबसे अच्छा पार्टनर मिल रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आज आपने जो बाइडेन का स्टेटमेंट देखा होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक लाइन बोली कि मैं G20 समिट में भारत आ रहा हूं, 8 से 10 सितंबर भारत आ रहा हूं। और उन्होंने एक लाइन बड़ी खास बोली है कि आज मेरे लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण देश भारत है। किसने किसने ये स्टेटमेंट पढ़ा? ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े थे तो पहली बार मेरी क्लास में बताया करो, अगली बार मैं भले चाहे 1-2 लोगों को पढ़ाऊं, मैं पढ़ाऊंगा उन्हीं को जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है। ये स्टेटमेंट आया कि इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर मी इन दिस होल वर्ल्ड। ये वही अमेरिका है जिसने कुछ साल पहले अपना प्लेन उड़ाया, भारत में लैंड नहीं किया, पाकिस्तान में लैंड करा दिया, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान ज्यादा जरूरी था, इंडिया नहीं। ये वही अमेरिका है जो कभी कहता था कि भारत के ऊपर आप कितने सैंक्शंस लगा सकते हो। अभी आपने हाल ही में एक नई जो है वो थ्योरी देखी होगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि जो अगर बात कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है कि हमारे कई वैज्ञानिकों को सीआईए ने मार दिया ताकि भारत वैज्ञानिक जो है दक्षता ना प्राप्त कर। इसरो के कई साइंटिस्ट, अभी एक आरटीआई फाइल हुई है, उसमें 614 साइंटिस्ट मार दिए गए या असमय संदिग्ध हालत में उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें सीआईए का नाम आ रहा है, क्योंकि एक कोई ऑडियो लीक हुआ, उसमें बात की जा रही है कि हम इंडिया को डिट्रेंड कर रहे हैं, मतलब इंडिया के जब वैज्ञानिक मर जाएंगे तो वो क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी खत्म, वो पूरी दुनिया में ये काम करता है। आज उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि इन द होल वर्ल्ड मेरे लिए इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री। ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो अभी जो खबरें चल रही हैं उन पर नजर रखना शुरू करो पहले तो। अब 4 कहानियां एक साथ चल रही हैं, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। और ये कहानियां जो लिखी गई हैं वो बैक एंड फोर्थ लिखी गई हैं, यानी आगे पीछे चल रही है। अब इसको पढ़ाना मेरे लिए बहुत चैलेंज का काम हो गया कि मैं इसको समराइज कैसे करूं। तो मैंने एक तकनीक इसमें ढूंढी जिसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। सबसे पहले आज जो मैं क्लास में करने जा रहा हूं वो डिस्कशन का लेवल इसमें बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन होगा। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आज से डायरी में अगले 15 दिनों के लिए आपका एमआईटी इसी मेथड को अप्लाई करना होगा, ठीक है। मैं आपसे 10 मिनट टाइम और लूंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। तो मेरी क्लास में आप जितने स्टूडेंट हैं वो एक्टिव लर्निंग करना शुरू करें, क्योंकि ये चैप्टर आप इसके बिना नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने एक्टिव लर्निंग सिखाया था। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे आप ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे कई लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आप मैडम
ध्यान से सुनती रहती। उस दिन मैं क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में आया था, तो आप 2-3 पॉइंट से ऊपर कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तो आपको पहले बताया था, अगर आपने अपनी 12 मिनट के बाद अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया, आप सोने की अवस्था में पहुंच जाओगे। आपका ये साइंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन को लिखना पड़ेगा। कितने लोग डिस्कशन को भी लिखते हैं? घर जाकर आप दोबारा पढ़ लेते हैं उसको, वो चीज आपकी याद हो जाती, क्योंकि आप 24 घंटे के अंदर आपका पहला रिवीजन नहीं हुआ। और कोशिश करिए जब बस में बैठे तो बस में आप रिवीजन करते हुए जाएं। क्लास खत्म होने के, मैंने आपको पहले बताया था, 30 मिनट्स के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, नहीं तो वहीं से वो गायब होना। यानी बस में जब आप बैठे तो आप पढ़ते हुए जाएं। 30 मिनट आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपका दिमाग इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या करेगा, इसको डिलीट मार देगा। ठीक है, ये रेसिडुअल के फॉर्म में चला जाएगा। तो 30 मिनट्स के अंदर। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। अब इतनी बातें जो हम डिस्कशन करते हैं, वो रिवीजन कैसे होगा? मैंने जितना पढ़ा दिया, अगर मैं उसको लिखाने आता तो अब तक आधी कॉपी में भरा चुका होता। तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से भी सुनो। तो आपको सबसे पहले सेंट्रल थॉट लेकर आना पड़ेगा, सीटी कुछ भी। कैसे आपको एक्टिव स्टडी कैसे करनी होती? 2 कॉपी सबको रखनी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जो डिस्कशन कॉपी होगी हॉरिजॉन्टल होगी। मैं इसके एडवांस आज बताने जा रहा हूं, मैंने वादा किया था 3 स्टेप में आपको सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट कागज के बीचों बीच में इसको रखेंगे, और जो डिस्कशन हो रहा है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता, भी आप बिगिनर हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके डेंड्राइट्स बनाओगे। दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, यानी बातें। तो जो फर्स्ट डेंड्राइट होता है, उसका रूल होता है, उसमें हमेशा कीवर्ड लिखा जाता है। उसमें हमेशा कीवर्ड लिखा जाता है। कीवर्ड जो होता है, 1 या 2 शब्दों का समूह होता है। 1 या 2 शब्दों का समूह, बहुत अधिक गए तो 3, इससे ऊपर आप नहीं यूज करो, या पिक्चर यूज करोगे। सपोज दैट उस दिन जब मैं आया, तो उस दिन जो आपका क्लास का चैप्टर था राजा और उसके कार्य, राजा उसकी शासन व्यवस्था, यही था उसका सेगमेंट। तो आपने सीटी सेंट्रल थॉट में लिखा कि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, तो राजा और उसके प्रशासन या उसकी जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में आपने बात किया। अब जो फर्स्ट ये कीवर्ड हो जाएगा, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि अब बड़ा भारी होमवर्क देने जा रहा हूं। अब मैंने ये कह दिया कि आपका एमआईटी अगले 15 दिन रहेगा, इसका मतलब अभी कुछ आने वाला है। तो आपको क्या कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड के लिए आप अपने दिमाग को प्रोसेस करते हो, कीवर्ड ऐसे नहीं मिलता है। तो टीचर ने जो पहली हेडिंग पढ़ाई, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ पढ़ाना शुरू किया, पहली हेडिंग क्या थी? क्या थी उस किताब की पहली हेडिंग? किंगडम। तो यहां पर जो होगा किंगडम, किंगडम के साथ आप लिखेंगे, उसने ये नहीं कहा किंगडम क्या है, टाइटल क्या था, किंगडम कैसे बना। तो कैसे मतलब हाउ। तो ये आपका कीवर्ड है, इसमें पूरी चीज नहीं। आप लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, आप उसी ब्रांच पे सब कुछ लिख रहे हैं, गलत है। कीवर्ड के साथ हिंज जाएगा, इसको फर्स्ट न्यूरॉन बोलते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट डेंड्राइट। फर्स्ट डेंड्राइट के बाद सिबलिंग्स आते हैं, इसको सिबलिंग्स कहा जाता है या चाइल्ड कहा जाता है। तो आपका सेगमेंट क्या है, वो किंगडम हाउ। ये नहीं लिखना है किंगडम कैसे बना, आप लोग एक ही लाइन में सब कुछ लिख रहे हैं, गलत है वो। अभी उसको और समेटना है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की। आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे ही टीचर ने कहा कि चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं साम्राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, तो टीचर ने बोला कि हाउ एम्पायर बिल्ट। अब आपका दिमाग एक्टिव हो जाना चाहिए कि मुझे इसका कीवर्ड ढूंढना। कीवर्ड मतलब मुझे नियम याद रखो, 1 और ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स, 1 और ग्रुप ऑफ 2 वर्ड, 1 या 2 शब्दों का समूह, 2 से ऊपर नहीं लेके जाना, चैलेंज है आपका। यानी मुझे इस बात को छोटा कैसे करना है, या मुझे पिक्चर यूज करनी है। तो ये हो गया किंगडम हाउ। अब इसके बाद सेकेंड लेवल आ जाता है। सेकेंड लेवल पे आप इसको एक्सप्लेन करते हैं वर्ड्स में, 2-3 वर्ड। जो ये स्मार्ट स्टडीज होती है वो बेसिकली 2-3 वर्ड की ही होती है। तो उन्होंने जो कुछ भी बताया उसको प्रोसेस करना होता है कि क्या बात हो रही थी, चक्रवर्ती सम्राट क्या था, या रिचुअल्स क्या थे, आप इसके बारे में बात करते। फिर जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा आप कीवर्ड्स यूज करते जाओगे, और ऐसा करते समय आप वही ये नोट्स बना पाएगा, उसको याद रहेगा कि पहली ब्रांच कौन सी यूज करनी है, कीवर्ड की। 1 शब्द 2 शब्द, बस इसी के अंदर मुझे सारी चीजें लेकर आनी है। तो जैसे मैंने यहां वर्ड किया हाउ, तो इसका मतलब मैंने इसको अपनी तरफ से खींचा। व्हेन यू इन्वॉल्व इन योर नोट्स, वो नोट्स आपके माने जाते हैं, इसी को एक्टिव स्टडी कहते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचो कुछ और सोच रहे हो, टीचर कुछ और पढ़ा रहा, आप कुछ और सोच रहे हो, आप कहीं गांव देहात, रक्षाबंधन, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए।
और आप कभी भी कीवर्ड नहीं डेवलप कर पाओगे। कीवर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विजुअल मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी, यानी जो टीचर शब्दों में बोल रहा है उसको तुम्हें पिक्चर्स में लेके आना पड़ेगा। तुम अपने दिमाग को प्रोसेस करोगे कि इसको यार मुझे एक या दो शब्द में कैसे रखना है। अगर एक शब्द में रख लेते हो, यू आर द बेस्ट। नहीं ये भी आता है, दो शब्दों में कोशिश करो कि रखो। फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कीवर्ड के आगे क्या होगा, यानी इसके फ्रैक्टर। मान लो हाउ, तो हाउ मतलब पूछता है प्रोसेस। हाउ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किंगडम कैसे बना। किंगडम क्या था नहीं, किंगडम कैसे बना। तो यानी ये प्रक्रियाएं होंगी। जैसे हम खाना बनाते हैं, पहले तेल डालिए फिर उसमें प्याज डालिए, तो आपको प्रक्रियाओं के चरण होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, चरण होता है। मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, पहले आपने सब्जी डाल दी, तेल आपने नहीं डाला, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आया यार ऊपर तेल डालना है, गरम गरम कढ़ाई में डाल देते, फिर ध्यान आया मैंने प्याज से तो इसको छौंका ही नहीं, फिर जब सब कुछ पकने लगा तब आपने प्याज डाल दिया, सब्जी कैसी बनेगी। ऐसे नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोसेस में स्टेप्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और स्टेप्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जागते रहना पड़ेगा। आपको जागते बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं सीइंग विद आई। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, आंखों से देखना, सारो कानों से देखना, कानों से देखना। ये बड़ी एडवांस थ्योरी है, कानों से देखना। और जिस स्टूडेंट ने कानों से देखने की एबिलिटी क्रिएट कर ली, वो अच्छा ऑफिसर भी बनेगा। उसको बहुत दिन भर सुनना पड़ता है, और वो जो सुनता है कानों से देखना। देखने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को विजुलाइज करना। आंखें क्या काम करती हैं, विजुलाइज करती हैं। कान क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद उसको दिमाग में भेजते हैं। तो आप जब सुनते हैं तो कई बार सुनते सुनते आप अपनी चीज को खो बैठते हैं। तो यहां होता है कानों से देखने का कॉन्सेप्ट, कानों से देखना। टीचर जो बोल रहा है उसको पिक्चोरियल फॉर्म में तुरंत के तुरंत कन्वर्ट करना, और उसको फ्लो चार्ट में लेकर आना। तो आज से तुम्हारा पहला बेसिक नियम है कि मुझे इस वे में एक्टिव स्टडीज चाहिए। और जो लोग एक्टिव स्टडी सीख चुके हैं उनके लिए अब कुछ एडवांस थ्योरी आ रही है, जो तुम्हें अगले तुम्हारी डायरी में एमआईटी क्या रहेगा, यही जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं। न्यूज़पेपर तुम्हें इस तरह से पढ़ना है, क्लास के नोट्स, ये एडवांस है। चलिए शुरू करें। किसी भी सेगमेंट में हाउ टू थिंक के बारे में बात करो, इस स्टेप्स को लिखो। अब जो लोग अभी बिगिनर हैं वो इससे पहले वाला स्टेप फॉलो करेंगे, जो पहले वाला स्टेप फॉलो कर चुके हैं, जो नोट्स उस तरह से बना रहे हैं, वो अब इस स्टेप पे आएंगे। और आपको क्या करना है, आपको ये न्यूज़पेपर लेना है, कोई भी, चाहे हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, इट डजंट मैटर, ठीक है। और आपको न्यूज़पेपर को इस तरह से तोड़ना है। अगले 15 दिन कॉन्टिन्यूअस में सबकी डायरी चेक करूंगा, सबकी कॉपी चेक करूंगा। ये क्या सिस्टम है, इसको थोड़ा सा, ये बेसिक क्वेश्चन है। जब आप किसी भी चीज को सीखते हो, जो आईएएस टॉपर ने बताया कि मैं इस तरह से सीखता हूं, अदापा कार्तिक 2007 आईएएस टॉपर, तो क्या क्यों कैसे कब कौन विच, ये हमने जो है वर्ड यूज किए, ये हमें पता है कि ये सीखने का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। इसको एडवांस वर्जन में कैसे करता हूं, अब आज के बाद जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे, इस फॉर्मेट में पढ़ोगे। ये क्या होता है, ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन है। हमारे सामने मान लो आज एक एडिटोरियल आया है जल वाला, ठीक है, जल को बचाने को लेकर, पता नहीं इसमें आया कि नहीं आया, ये तो वो वाला पेपर है, ये तो वो वाला पेपर है, एड वाला, प्रचार वाला। चलो कोई भी उठा लेते हैं। तो मान लो आज हिंदू में कुछ आया है, इंडिया नीड comprehensive sexuality education, scan the internet dimension on the road to 2024। कुछ भी उठा लो, एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप, क्लाइमेट लीडरशिप बहुत भारत के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आपने इसमें कुछ भी उठा लिया, या जल शक्ति या जल संरक्षण पे कुछ भी उठा लिया। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, पहला क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द प्राइमरी डिवीजन, यानी कि हम किस बारे में बात करें। पहला चैप्टर क्या होगा, पहला सेगमेंट क्या होगा, पहले होगा थीम, इसको बोलते हैं थीम, ठीक है, याद रहेगा। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर या थीम क्या है, हमारी थीम क्या है। मान लो इसकी थीम है क्लाइमेट लीडरशिप, यानी कि भारत जो है वो आने वाले समय में जलवायु का नेतृत्वकर्ता बन सकता है। इकोनॉमिक लीडरशिप, आर्सेनल लीडरशिप बहुत दुनिया ने दिखाई, अब क्लाइमेटिक लीडरशिप की बारी है। तो थीम किस बारे में, थीम जो होता है पहले बताता है कि आप थोड़ी देर रुकोगे और सोचोगे कि मैं किस बारे में पढ़ाई कर रहा हूं, या मेरा नोट्स किस बारे में बन रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है, एस्से लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। एस्से जब भी आप लिखोगे ये प्रैक्टिस करोगे, आपका एस्से कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है। ये दुनिया का सबसे एडवांस मेथड है एस्से लिखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम थीम के बारे में बात करेंगे। तो थीम हमारी हो गई, मान लो क्लाइमेट लीडरशिप हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये न्यूज़पेपर उठाना और इसी तरह से उसको तोड़ देना है, और इसके लिए तुम्हें कोडिंग करनी है। इसका कोड नंबर 1 हो गया, 1 याद रखना, 1, ठीक है। थीम 2 पे
किसी भी चीज के बारे में जब बात की जाएगी तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी क्या होती है? सही गलत दोनों तरह की होती है, ठीक है। जैसे जहर, जहर की उसकी प्रॉपर्टी आपकी जान ले लेगा। अमृत, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी मतलब होता है कि उसके अंदर क्या निहित है। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट इंट्रोवर्ट होता है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका गुण है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत बोलता है, वो आपका गुण है। तो ये क्या होता है? उस चीज के अंदर निहित क्या है, तो यानी उसकी विशेषता क्या है, विषय की विशेषता क्या है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर्टीज। ये समय के साथ यूज करके आएगा। तो इसका नंबर रख दिया हमने 2। आपको क्या करना है, जब भी एडिटोरियल पढ़ेंगे, न्यूज पढ़ेंगे, उसमें 1 2 3 कोडिंग अब आपको करनी है। फिर उससे नोट्स निकालने हैं, यानी पढ़ते समय आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बना के अब जहां पढ़ाई करते हो आप चिपका देना। तो दूसरा सेगमेंट हो गया प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका गुण क्या है। जैसे मान लो अगर हम क्लाइमेट को नहीं बचा पाए तो क्या होगा, और उसको बचाने से क्या क्या फायदे होंगे, तो उसके गुणों के बारे में बात की। व्हाट इज अ क्लाइमेट, और क्लाइमेट लीडरशिप की क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लाइमेट लीडरशिप में हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे हैं, हम सभी प्राणियों से प्यार कर रहे हैं। तो ये उसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके गुण हो गए। याद हो गया। तीसरा सेगमेंट है, किसी भी चीज अगर हो रहा है, मान लो आज हम यहां तक पहुंचे हैं, तो हम कोई अचानक से तो दूसरे ग्रह से नहीं आए, हम एक कालक्रम से होकर गुजरे होंगे। रियो समिट में 1991 में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। रियो अर्थ समिट में हमने दुनिया क्योटो प्रोटोकॉल में 2012 में हमने दुनिया को जो है बचाने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। पेरिस में हम गए, कानकुन में गए। तो हमने जो क्लाइमेट शब्द को हमने पहले, यानी कि जो भी चीज हो रही है, अगर तुम्हारे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में, एडिटोरियल में, न्यूज में उसकी क्रोनोलॉजी दी हुई है कि कब ये उत्पन्न हुआ और कैसे इसका विकास हुआ। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये महामंत्र दे रहा हूं, तो उसका ऐतिहासिक कालक्रम क्या है, हिस्ट्री, इसका क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है, इससे पहले इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रही हैं। अगर उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में दिया है तो उसको लिखो नंबर 3 पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर बात हो रही कि आज G20 हो रहा है, तो G20 में इससे पहले G20 की शुरुआत किसने की थी, इससे पहले समिट कहां हुआ था, इसको बनाने के पीछे क्या चीज थी, इस मंच में कौन लोग शामिल है। तो आपने G20 का ऐतिहासिक कालक्रम पढ़ना शुरू कर दिया। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दो कि मुझे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी, क्योंकि पढ़ने का एक मकसद होता है आगे की जानकारी को लिंक करना। तो तीसरा हमारा सेगमेंट हो गया, आज से हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बात करेंगे। अगर है तो अगर मान लो इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में अगर वहां दिख गया तो उसको कोड नंबर 3 डाल देना, जैसे उसके इतिहास के, उसके विकास के बारे में बात आती है। अब तुम्हें न्यूज़पेपर का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दे रहे हैं। आ जाओ नए सेगमेंट में। इसके बाद तुम्हें पहुंचना है, कोई भी चीज जो होती है वो एक स्ट्रक्चर लेती है। जैसे G20 का स्ट्रक्चर क्या है, या क्लाइमेट लीडरशिप में क्लाइमेट बॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, कौन डील करता है उसको, तो उसकी संरचना होती है कोई ना कोई, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, या दुनिया भर के तमाम संगठन हो गए जो क्लाइमेट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। या अगर तुम्हें इस सेगमेंट में कोई बात कही गई तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा ही होगा। चाहे तुम आर्ट एंड कल्चर लिखो, बेटा इसको हाथ से बनाओ, नहीं समझ पाओगे वर्ड्स को, इसको हाथ से बनाओ। फॉर्म ऑफ थिंग्स, यानी चीजें क्या स्वरूप ले रही हैं। या अगर मान लो जैसे हम बात करें स्पेस ट्रीटी की, कोडिंग कर लेते हैं। 4, स्ट्रक्चर 4, फंक्शन 5, रीजन 6, कारण ढूंढो। जैसे मान लो क्लाइमेटिक लीडरशिप की बात आ रही है या स्वच्छता की बात आ रही है, तो उसके कारण, भाई अभी आया कि आज बहुत बड़ी खबर आई है कि भूजल का दोहन बहुत खतरनाक हो रहा है। इस बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, प्रीलिम्स ऐसे क्वेश्चन ढूंढता है। तो उसमें भारत के बारे में बात कही गई थी कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सप्लॉइट करने वाली कंट्री है। तो आज सरकार ये कह रही है कि हम सेंसर लगाते हैं कि जैसे आप पर्टिकुलर आप यूज करोगे, आपको तुरंत जो है वो कार्रवाई हो जाएगी कि आप इससे ज्यादा भूजल का दोहन नहीं कर सकते। तो सवाल यह कि हम भूजल का दोहन कर क्यों रहे हैं। तो तुम में से जो स्टूडेंट यहां पहुंच गया वो आगे का सफर अपने आप, तुम्हारी लड़ाई है ही नहीं है, ज्यादा कंपटीशन ही नहीं यूपीएससी में, अच्छे स्टूडेंट का कंपटीशन नहीं है इसमें। अब कारण जब उसमें ढूंढोगे तो पता चला कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है एमएसपी की, वो तुमसे कह रही धान पे सबसे ज्यादा हम देंगे, पेडी पे, धान पे सबसे ज्यादा किसानों को क्या दिया जाएगा, पेडी, पेडी पे सबसे ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है उन क्षेत्रों में भी भूजल का दोहन करके वहां पे क्या किया जा रहा है। पंजाब की बात है, पर हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है, पंजाब की है। और पंजाब की मिट्टी किस फसल को सपोर्ट करती है, रवि यानी कि गेहूं को। और धान क्या है, खरीफ क्रॉप है। तो अंधाधल क्या हो रहा है, जल का दोहन हो रहा है। तो गवर्नमेंट की एक नीति इसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अब जाकर गवर्नमेंट ने मोटे अनाजों को लेकर जो है सबसे ज्यादा क्रांति शुरू की, आपने सुना होगा हाल ही में मिलेट्स को लेकर सबसे ज्यादा बात हो रही है। तो ये रीजन है कि आखिर किसी, अब ये तुमने यहां तक पहुंच गए, यानी तुम 6ठे नंबर पहुंच गए, अब तुम्हारा इंटेलेक्चुअल डेवलप होना शुरू होगा। बड़े सोच समझ के इसको बनाया गया। अगला है
7th प्रोसेस, प्रक्रिया। कोई भी चीज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, हाउ, ये प्रोसेस क्या हो रहा है। एक होता है क्या चीज कर रही है और एक होता है कैसे कर रही है। इसके बारे में तुम्हें बात करनी होगी। जैसे आपने कहा कि हम क्लाइमेट फंड बनाएंगे, अभी हुआ ना बातचीत, पेरिस में आया कि हम, भारत ने भी कहा कि अमेरिका फंड में पैसे नहीं दे रहा है, हम क्लाइमेटिक फंड बनाएंगे, लड़ने के लिए हमें $100 अरब का फंड चाहिए। बट सवाल है कि वो क्लाइमेटिक फंड कैसे काम करेगा, उसमें कौन से देश अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, वो पैसा कहां जाएगा, वो पैसा रखा कहां जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बाइडेन अपने जेब में लेके घूम रहे होंगे और जैसे कोई आया तो तुरंत ऐसे बांटना शुरू कर देंगे, 100 लोग तुम रखो, 200 तुम रखो। कहीं ना कहीं इसको रखा जाएगा, जैसे हमारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा जा रहा है या भारत के जो है अकाउंट्स में रखा जाता है, तो वो पैसा रखा कहां जाएगा। तो तुमने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया उस दिन तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये कोड नंबर 7 हो गया। अब यूपीएससी कहता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि जो भी चीज होगी उसको इवेल्युएट करना सीखो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। आंसर राइटिंग में सबसे खतरनाक पार्ट यही होता है, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन पार्ट, यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है चीज अच्छी या बुरी है। अच्छा, कई बच्चों से मैंने बात की, जैसे चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 के बारे में तुमसे बात कर रहा हूं, सभी लोगों ने अच्छा अच्छा पढ़ा, भारत जय, भारत माता जय हिंद, तुम दुनिया भर की बातें कर डाली, चंद्रयान, ये इसरो उसरो दुनिया भर का। अरे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं कि इस स्पेस रेस के निगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे, भारत के इस कारण जो काम किया उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे? सोचा कभी? सोचा? ईमानदारी से बताओ, सोचा? क्यों? और यूपीएससी करता है, जिस चीज पे तुम सबसे ज्यादा हाई हल्ला कर रहे हो उसी का निगेटिव पॉइंट पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी कहता है कि यू हैव टू बी वेरी मच न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है कि तुम्हें निगेटिव पॉजिटिव दोनों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी न्यूट्रल हो पाओगे। आइदर यू आर पॉजिटिव, आइदर यू आर निगेटिव, बोथ आर द डिजास्टर्स। बहुत दिक्कत वाली बात करेगा वो, तो वो कहता है कि तुम्हें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम बायस्ड हो, तुम झुक जाते हो, जैसे ही बात आई अरे पूरा पूरा मीडिया चिल्ला रहा, भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तुम्हें नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमारा स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस कूड़ा है, वो आने वाले समय में बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये जो इसको हमने कभी भी जब भी कोई काम किया, हमने इसके डिस्पोजल के सही तरीके नहीं ढूंढे हैं। आइदर ये समुद्र में गिराया जाता है या टुकड़े वहीं विखंडित होकर स्पेस में तैरने लगते हैं, जो आने वाले यानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, दुर्घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे आज पृथ्वी पर मनुष्य ने अपना डेब्रिस कूड़ा बढ़ा दिया है, वैसे आने वाले समय में वो अंतरिक्ष में भी अपना कूड़ा बढ़ा देगा, क्योंकि इस पूरी कहानी में इस डेब्रिस को निपटाने का कोई भी जो है वो तरीका, सॉल्यूशन नहीं है। पृथ्वी की कक्षा से निकालने के बाद टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहां मामला खराब हो गया। तो आपने क्या सोचा? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने इस पॉइंट को सोचा था? 4-5 लोगों को आईएएस देना है, बाकी आप लोग तो लवासना की घास छीलोगे ना। तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए? तो मान लो बहुत से लोग होते हैं जिनको यूपीएससी के सारे आंसर पता होते हैं, लिख नहीं पाते हैं वो। तुम्हें तो एंड पॉइंट डिलीवरी करनी है ना, तो उसी के लिए तो लेकर आए, क्योंकि हैबिट नहीं है इसकी, हैबिट नहीं है। जब पैदा हुई थी तब से ब्रश करना आता था क्या? बताओ, पैदा होते सबसे पहले तुमने मांगा मेरा ब्रश कहाँ है, तो घर वाले बोला दांत तो आ जाने तो फिर तो ब्रश आएगा। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया। कभी छोटे बच्चे को ब्रश करते हुए देखो, वो ऊपर नीचे ऐसे करता है, फिर उसको सिखाया जाता है ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे आज ब्रश करना आता है कि नहीं आता है? सोते भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सो व्हेन यू हैव अपने न्यूरल, ये दिमाग की पैटर्न को प्रैक्टिस कर दोगे, हो जाएगा। तो अगली चीज आज से हमेशा ध्यान रखो, मूल्यांकन। और मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? ना निगेटिव ना पॉजिटिव। सामने पॉजिटिव लिखा है, निगेटिव ढूंढो, निगेटिव लिखा है, पॉजिटिव ढूंढो। तो मूल्यांकन वही कर सकता है जो न्यूट्रल है, जो बायस्ड नहीं है। तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए, हाउ थिंग्स आर गुड और बैड, व्हाट आर द रोल्स, इसका भूमिका क्या है। तो मूल्यांकन तक अगर तुम पहुंच गए, नंबर कौन सा रहा? 8। तो फिर तुम्हारे अंदर बुद्धिजीविता आनी शुरू, यानी तुम अपने पर्सनालिटी को बैलेंस करना शुरू कर दोगे, यानी तुम किसी चीज से आकर्षित नहीं होगे। तो इसी को भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। वह जो खुशी में खुश ना हो, दुख में दुखी ना हो, वही क्या है? स्थिर प्रज्ञ है। तो इसी को स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। तो ऑफिसर्स स्थिर प्रज्ञ की तरह होते हैं। ऐसा नहीं कुछ हुआ तो याहू याहू करते हुए ऑफिस में घूमने लगे या उदास हो गए, वो बिल्कुल शांत। हर सिचुएशन में वो उनको सिखाया जाता है कि आपको रिएक्शन नहीं कर देना है। कभी देखना इंटरव्यू,
इसके बाद अगला चीज होता है क्लासिफिकेशन, जरूरत हुई तो। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इसको हम जैसे बीच में एक लाइन खींच के कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। दीज आर नोन एज वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं कि ये चीज किससे जुड़ी हुई है। मान लो भारत की विदेश नीति में अभी जापान से बारे में बात हो रही, तो भारत के कई शहर क्योटो से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत के में एक प्राचीन, आप कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं उसकी आपने देखा होगा, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी पौराणिक महत्वता के बारे में बात करते हैं। तो सेम चीज यहां पे भी है। अगला परिभाषा, अगर इस चीज की कोई परिभाषा है तुरंत इसको डालो, ठीक है। नंबर 9, 10। और अगर उसमें कोई पर्सनालिटी इन्वॉल्व है, यानी किसी पर्सनालिटी को फोकस करके बात की गई है, तो उसको यूज कर लो। अब 11 कोडिंग्स हैं तुम्हारे पास टोटल। अब अखबार में ये कोडिंग्स यूज होनी चाहिए। क्या चीज? बेसिक स्ट्रक्चर कहां गया? मूल्यांकन प्रोसेस, विच वन? बेसिक क्वेश्चंस ये आज तक कभी नहीं पूछे अपनी जिंदगी में? छोटे थे तो विद्वान थे, बड़े होते होते मूर्ख हो जाते हैं। हमें लगता है हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। हम छोटे थे तो ज्यादा क्यूरियस थे। ये क्यूरियोसिटी है इंसान की। हम किसी चीज के बारे में क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी तुम्हें आज से क्या करना है, एमआईटी सबकी डायरी में मेंशन कर लो, तुम्हें इसको तब तक इस्तेमाल करना है जब तक तुम इस तरह से सोचने की हालत में नहीं आ जाते, ठीक है। ये मैंने कई बार ऑनलाइन के बच्चों को सिखाया, लेकिन उनको मैं ट्रेस नहीं कर सकता। तो आज से तुम्हारा एमआईटी इसी पे होगा। ये न्यूज़पेपर उठाओगे, मैं न्यूज़पेपर तुमसे मंगाऊंगा, अब जो तुम अपने घर पे पढ़ते हो तुम्हें अब लेकर आना पड़ेगा। मुझे इसमें कोडिंग देखनी है, मुझे कोडिंग पे। अगर ये तुमने कर लिया अगले 15 दिनों में दिल से, तो आज से तुम्हारा न्यूज़पेपर में ही तुम्हारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, पहला फायदा। दूसरा, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एस्से लिखने में तुम्हें इसके बाद जरा से भी दिक्कत नहीं आएगी। एस्से का स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, पॉइंट्स भरने हैं, एस्से तुम्हारा रेडी। आंसर राइटिंग के 6 कैटेगरीज होती हैं। आंसर 6 कैटेगरी में पूछा जाता है मेंस का। तुम्हें लगता होगा आंसर में कुछ भी पूछ लेते हैं, 6 कैटेगरी होती है, वो 6 की 6 कैटेगरी पूरी हो रही है। यूपीएससी का कोई भी आंसर इसके बाहर नहीं है। अगर आप एक एक ब्रांच को अपनी महारत में लेकर चला है, तुम आज जाके 20 साल का पेपर देख लो, यूपीएससी का पूरा जो मेंस का पेपर है इन्हीं ब्रांचेस के अंदर है। और सबसे टफ ब्रांच मानी जाती है जब तुमसे इवैल्यूएशन करने के लिए पूछा जाता है, मूल्यांकन करने के लिए, तब तुम्हारी सारी जितनी भी हैसियत है वो सामने आ जाती है कि हम महापापी हैं, हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। उस समय माथा पीटते हो कि काश थोड़ा सा और ध्यान दे दिया होता। यूपीएससी कहता है काश के लिए 1 साल बाद फिर मिलते हैं, वापस आए। तो आपको आज से क्या करना है, इस न्यूज़पेपर में कोडिंग करनी है। अगर ये तुम सक्सेसफुल कर ले गए तो तुम्हें इसको और समेट के 6 थिंकिंग हैट में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी बिना वर्ड्स का यूज किए, सिर्फ कलर, 6 कलर के पेन से तुम नोट्स बना लोगे, कलर कोडिंग करके। इसको 6 थिंकिंग हैट्स बोलते हैं, ठीक है। यानी बिना वर्ड के तुम्हारी ब्रांचेस शुरू हो जाएंगे। सिर्फ तुम समझ पाओगे क्या है, और कोई नहीं समझ पाएगा कि ये जो व्हाइट है इसका क्या मतलब है, जो रेड है इसका क्या मतलब है, ब्लैक का क्या मतलब है। सिर्फ तुम समझ पाओगे कि ये नोट्स मेरे और स्ट्रक्चर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे प्रैक्टिस चाहिए। तो ये तभी होगा जब आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के बाद क्लास में कोई मुझे सुनता हुआ ना दिखाई पड़े। और सुनना है तो कैसे सुनना है, कानों से देखना है। कान का काम गुरुकुल में सुनने का नहीं है, ये संसार को सुनने दो। तुम्हारे लिए क्या है, कानों से देखना है। तो कानों से देखने के लिए अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, अगर मुझे एक्टिव नोट्स बनाने हैं तो 1 सेकंड के लिए भी मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि आप मैम के पढ़ाए गए, टीचर के पढ़ाए गए वर्ड्स को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और जो लोग पहले स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं वो सेकेंड स्टेज में आ जाएं, यानी अब वो कोडिंग करना शुरू करेंगे। इसको, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। मैंने इसीलिए कहा मिनिमम 15 डेज तक एमआईटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, न्यूज़पेपर कोडिंग लिख लो। न्यूज़पेपर कोडिंग एमआईटी मुझे चाहिए। तुम्हें न्यूज़पेपर में कुछ नहीं करना है, कोड करना है। इसको इतनी बार करो कि आदत बन जाए। ये कोड नंबर 1 बोल दो इसको, जाओ आज बनाओगे और मुझे फोटो भेजोगे सब लोग अपने कमरे की। इसको प्रॉपरली बना के अपने जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो, और रोज इसको रिवाइज करते हो कि कोड नंबर 1 क्या है, कोड नंबर 2 क्या है, कोड नंबर 3 क्या है, कोड नंबर 4 क्या है। और जैसे न्यूज़पेपर आएगा आपको पेन उठाना है, अच्छा पढ़ते जा रहे हैं। थीम क्या है, मान लो आया कि आर्टिकल 35 ए डिनाइड मेनी इन जेके देयर राइट्स, सीजेआई बोल रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कहा कि उसके राइट्स हो गए, तो थीम हो गया।
कि 370 एंड 35A, नॉट कश्मीर इज नॉट इशू यार, यहां बात इस पे बात हो रही है, ठीक है। देश अलग ही दुनिया में लेके जा रहे हैं, मुझे लग रहा है अगला सबसे पहले अब न्यायिक सुधार की बात आ रही है। बहुत से फैक्टर्स हैं एंटी इंडिया के, बहुत गहरे बैठे हुए हैं, बहुत गहरे बैठे हुए हैं। करोगे तो आपको थीम, प्रॉपर्टीज, इवेल्युएशन, ये पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स आपको मिले, हो सकता है उसमें इवेल्यूशन ना दिया हो, ठीक है। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमेशा इवेल्युएशन पे होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका काम ही है कस्टोडियन ऑफ संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, तो इसका काम ही होता है इवेल्युएट करना किसी भी लॉ को, लगा या रिपील किया गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज है, जैसे 35A, तो 35A क्या है, इसमें डिफिनीशन मांग रहा है कि 35A है क्या बेसिकली। कितनी बार आप लोगों ने 4 साल से सुना होगा, किसको पता है एग्जैक्टली 35A किसके अंदर आता है, पहले ये बताओ। देखो हम लोग जब सोचते हैं, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये सोचने की प्रक्रिया पूरी करता है, अधूरी जानकारियों से यूपीएससी नहीं निकल सकता। 35A है कहां, किस पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, कहां पे, अनुच्छेद 35A। क्या ये संविधान के फंडामेंटल, भाग 3 के फंडामेंटल राइट में होगा तो इसको तो कोई रिपील ही नहीं कर सकता। क्या ये स्पेशल प्रोविजन है, तो स्पेशल प्रोविजन को हम फंडामेंटल राइट में कैसे लेकर आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट को केशवानंद भारती केस के बाद, अगर हम बाकी और जो भी तमाम केसेस हुए हैं उसके बाद तुम उसको टच नहीं कर सकते। फिर कंफ्यूज हो, मैं तुमसे काउंटर कर रहा हूं, अगर तुम्हारा ज्ञान सही है तो तुम मुझसे काउंटर में जीत जाओगे, यही इंटरव्यू और कुछ नहीं होता है। वो तुम्हारी तरफ बस ऐसे ध्यान से देखते हैं, तुमने कुछ पूछा तो ऐसे भौएं सिकोड़ लेते हो, तुम इतनी देर में अपना आंसर बदल देते हो। तो 300 कहां आ जा रहा है और फंडामेंटल पार्ट 3 में कहां जा रहा है। अब देखो तुम कहां, तुमने 3 आंसर दिए हैं, कई लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया, बोला ये तो मोह माया की बात है। तो अधूरी जानकारी यूपीएससी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराएगी। आज से अपनी थिंकिंग प्रोसेस को इस तरह से डाल दो, 15 दिन तक सबकी डायरी में एमआईटी में यही देखूंगा, न्यूज़पेपर उठेगा और कोडिंग करना शुरू करो। और फिर मुझे बताना, मुझे 3-4 दिन में जो लोग प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से, वो मुझे बताना कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस में क्या फर्क आया। इस तरह करने से अचानक से तुम देखोगे तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया है, और पूरा अखबार ना कुछ दिन बाद ऐसे नाचता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ेगा, तुम्हें वर्ड्स सेट होते होते तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, तुम्हारा नोट्स एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते बन जाएगा। इसीलिए मिनिमम 15 दिन का टाइम दे रहा हूं आपको, 15 दिन एमआईटी प्रैक्टिस करनी है इसी की। तो सैटरडे इसीलिए तो ये दरवाजा बंद करा देते हैं, हमने भी तो वो दीवार पिक्चर की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह, पीटर अब ये चाबी जो है, अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल के खुलेगा, तो सैटरडे जाने ही नहीं देंगे तुम्हें। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, आंखों से पढ़ा जाता है, सिलेबस से पढ़ा जाता है, और सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, वो जो तुमने देखी नहीं है ना, और ऐप पे भी पड़ी हुई हैं, कि बिना, जिसको सिलेबस पे कमांड नहीं है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, सिंपल सी बात है। मैंने दोबारा शुरू कर दी है, जिसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने अभी तक बताया कि सिलेबस एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों, कल मैंने बताया प्री मेंस इंटरव्यू होता क्या है, क्लास में किसी को नहीं पता था प्रीलिम्स का एग्जाम क्या होता है, मेंस किसे कहते हैं। बस प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू, एग्जाम ले रहे हैं, तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं कि, तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, देख लेना, परसों की भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, समय निकालिए, ठीक है, समय निकालिए, क्योंकि जिसको न्यूज़पेपर नहीं पता है उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का, जिसको सिलेबस नहीं पता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। अभी शाम वाले बच्चों से पूछना, मैंने क्वेश्चन पूछा था, वाई वुमेन एम्पावरमेंट क्यों कहते हैं, वुमेन पावरमेंट क्यों नहीं कहते, सोच के देखो, आंसर निकालो। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों कहते हैं, वुमेन पावरमेंट क्यों नहीं कहते।
भाई कोई आदमी राजनीति में पावर में आ, बोले पावर में आ गई, बीजेपी पावर में आ गई, कांग्रेस पावर में आ गई, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब हमें किसी की स्थिति में सुधार करना होता है, इंपावरमेंट क्यों करते हैं? अंदर की शक्ति को बाहर निकालना। अगर बाहर से कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो इंपावरमेंट नहीं है, तुम्हारी बात अधूरी है। फीलिंग पावर्ड फ्रॉम विद इन, इज इट फीलिंग और इज इट प्रोसेस? एम्पावरमेंट कोई फीलिंग नहीं होती है, एम्पावरमेंट एक प्रोसेस होता है, इट्स नॉट फीलिंग। क्या करोगे, पति को चप्पल चप्पल मार दोगे, इससे ज्यादा क्या हो पाएगा? बट दैट इज नॉट एम्पावरमेंट, ये हिंसा कहलाती है, इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, बट दैट इज नॉट एम्पावरमेंट। देन लॉट ऑफ फीमेल्स थिंकिंग अबाउट देयर ओन पोजीशन, तो उसमें एक अगली चीज आती है, हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कारण और प्रभाव, यानी कि रीजन एंड इफेक्ट पे जाते हैं। तो कल की क्लास मेरी इसी के बारे में हुई थी। सिलेबस यूपीएससी का बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जितना छोटा तुम्हें दिख रहा है, ये एक एक वर्ड के अंदर इतने डायमेंशन है। जिसने यूपीएससी का सिलेबस डिकोड कर लिया, ये कोडिंग फॉर्म में है, 50% उसकी तैयारी हो गई। क्योंकि ये मास्टर, उसके बिना तुम मास्टर हो ही नहीं सकते। तुम्हें पता ही नहीं इसमें पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है, पता ही नहीं है। तो 2 क्लासेस जो हुई हैं वो ऑनलाइन डाल दी है मैंने, उसको सुनो डिस्कशन को। तुम अपने कीमती समय से कुछ समय निकालो। क्या होता है कि हमारी क्लास का एक डायमेंशन है, कि लिमिटेशन है, तो कोशिश करता हूं हर तरह से मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। जिसको सिलेबस नहीं आता यूपीएससी में आगे, उसका सफर बेकार है। और सिलेबस वो नहीं है जो पीडीएफ में है। आज तुम जाके सोच के बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एम्पावर? वुमेन एम्पावर क्यों करते हैं? एक दो लोगों को मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, उन्हीं को याद है। लेकिन सवाल है, यहां तो सबको एग्जाम देना है ना। एंड हाउ, व्हाट इज द रीजन एंड इफेक्ट? रीजन इफेक्ट अगर तुमने सिलेबस के हर पॉइंट पे चिपकाना शुरू कर दिया, तो अचानक से तुम्हें लगेगा वुमेन एम्पावरमेंट इतना बड़ा हो गया कि यही खा जाएगा हमें। किसी भी चीज में, अर्बनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कारण प्रभाव को अगर तुमने अपना बेस बना लिया, तो तुम्हारा दिमाग ओपन होना शुरू हो जाएगा। अभी दिल्ली बहुत दूर है तुम लोगों से, अभी बहुत सी चीजें सुधारनी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। तो तुम्हारा समय जो है यहां के बाद वेस्ट हो रहा है। यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, दिस इज अ डिजास्टर थिंग। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, और गुरुकुल का नियम था कि तुम्हें मेरी जिंदगी जीनी है। क्योंकि परसों क्लास में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि यू आर योर ओन सिलेबस। यूपीएससी को अगर जीना, तो मेरी इस लाइन को याद रखना, तुम अपना पाठ्यक्रम हो। इस लाइन को अगर तुम 2-3 दिन में भी सोच पाए ना, तो मैं मान जाऊंगा। यू आर योर ओन सिलेबस। यूपीएससी सिर्फ इसी के अंदर, यू आर योर ओन सिलेबस। और कभी यूपीएससी को सोच के देखना कि तुम ही अपना पाठ्यक्रम हो। इस बात को अगर तुम समझ पाए, 2-4 दिन 10 दिन सोच लो कि तुम अपना पाठ्यक्रम हो। मैंने परसों की क्लास में इसको, बड़े फ्राइडे की क्लास में समझाया है शाम को, कि तुम ही अपना पाठ्यक्रम हो। मैंने समझाया, अगर वो 2 क्लासेस तुम देख पाए, 5 घंटे का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। टीचर 2.5 घंटे खड़े होकर बोल रहा है, तुम अगर 5 घंटे अपना टाइम निकाल पाओ, तुम्हारा बहुत कुछ डायमेंशन चेंज हो जाएगा यूपीएससी को लेकर, राइट। और सिलेबस के बिना ये तुम्हारा नहीं हो सकता, वेस्टेज ऑफ टाइम है। कहा तो किताब में लिखा है वुमेन इंपावरमेंट, जीएस पेपर 1 3rd पार्ट, क्या लिखा है? वुमेन इंपावरमेंट। कैसे इसमें वुमेन इंपावरमेंट का पॉइंट कैसे निकालोगे? लेकिन क्वेश्चन तो वुमेन इंपावरमेंट नहीं पूछा ना। व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन इंपावरमेंट, गिव 5 एग्जांपल ऑफ वुमेन इंपावरमेंट। ये क्वेश्चन बेटा 10th में आते थे, यूपीएससी में नहीं आते। वो तो ये पूछ रहा है ना कि हाउ गिग इकोनॉमी हेल्प वुमेन्स फाइनेंशियल स्टेटस, कि गिग इकोनॉमी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे मददगार होगी। अब तुमने कभी सोचा ही नहीं कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, और गिग इकोनॉमी, वुमेन इंपावरमेंट के कितने डायमेंशन है, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बढ़ता हुआ तलाक, इसको किस दृष्टिकोण से देखती हो? तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस आजकल महिलाओं में, परिवारों में बढ़ रहे हैं। अभी मैंने एक पॉइंट बताया, इवेल्युएशन।
आज के बाद जब भी किसी के बारे में बात करना ना, तो न्यूट्रल रहना। देखो बाहर से इशारा हो रहा है कि कई लोग जान देने की हालत में पहुंच गए हैं, लेकिन सोच के देखना